नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वी एड्यू कैरियर में। और इस वी एड्यू कैरियर में आप सभी को पता है कि फ़िलहाल हम क्लास 8 की जो बुक है एसएसटी, जिसको हमारे अतीत कहा गया है, उसमें हम विचार विमर्श कर रहे हैं, उस पर हम बातचीत कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और इसमें फ़िलहाल जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो आदिवासी द्वीपों और एक स्वर्ण युग की कल्पना पर चर्चा चल रही है, बातचीत चल रही है, विचार चल रहा है। और इस टॉपिक को शुरू किए हमने पिछली क्लास में इसको शुरू कर भी लिया था, तो फिर से एक बार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। और जैसा कि मैं आपको हमेशा से कहता आया हूं कि आप अपने चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब हमारे चैनल को नई बुलंदियों पर ले जाएगा। तो आपका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो लगातार बना रहना चाहिए, क्योंकि आप ही की मेहनत से हम आगे बढ़ पाएंगे। फ़िलहाल शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसमें पिछली बार हमने ये जो आदिवासी हैं इनके विषय में चर्चा कर ली थी कि कुछ आदिवासी जो हैं वो झूम खेती पर चर्चा करते विश्वास करते थे या झूम खेती पर अपना जीवन यापन करते थे। कुछ जानवरों को पालते थे, कुछ स्थायी खेती करते थे जो एक ही जगह पर खेती लिखा गया, और कुछ ऐसे थे जो शिकार वगैरह पर निर्भर थे। यानी कुल मिलाकर के 4 प्रकार के ऐसे आदिवासियों की चर्चा हमने की थी पिछले चैप्टर में या पिछले वीडियो में, जिसमें हमने देखा कि आदिवासी किस तरह से 4 प्रकार से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और एक जगह पर हमने देख भी लिया था कि ये जो दीकू हैं, ये दीकू कौन लोग हैं। तो ये जो दीकू यहाँ पर शब्द दिया गया है, दीकू जो शब्द यहाँ पर आया है, उसका मतलब हमने पीछे देखा था, पिछले वीडियो में, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि दीकू से तात्पर्य वहाँ पर क्या था, अंग्रेज़ों के द्वारा नियुक्त किए गए कुछ अधिकारी, जिनको यहाँ पर दीकू कहा गया। और उसके बाद एक स्वर्ण युग की कल्पना, यानी आदिवासी वो अंग्रेज़ अधिकारी जो हमारे यहाँ पर आए, जिन्होंने हमारे यहाँ खेती वगैरह का जरिया या तरीका बदला। और एक स्वर्ण युग की कल्पना कि आदिवासी जो केवल आदिवासी कहलाने लायक थे, उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन उससे आए, क्या क्या परिवर्तन हमको देखने को मिले। तो शुरू करते हैं हम आज की अपनी क्लास इस वीडियो के साथ में, जिसमें सबसे पहले बात हो रही है औपनिवेशिक शासन से आदिवासियों के जीवन पर क्या असर पड़े। यानी जैसे ही अंग्रेज़ सरकार हमारे यहाँ पर आई, उन्होंने हमारे यहाँ पर शासन करना शुरू किया, तो अंग्रेज़ सरकार के हमारे यहाँ आ जाने पर, हमारा देश उपनिवेश बन जाने पर आदिवासियों के जीवन पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, क्या अच्छा प्रभाव पड़ा, क्या बुरा प्रभाव पड़ा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान आदिवासी समूह का जीवन बदल गया। आओ देखें कि ये बदलाव क्या थे। सबसे पहली चीज़, आदिवासी मुखियाओं का हुआ क्या कि आदिवासियों के समूह में भी, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ परिवार थे जो मिलकर के एक ही जगह पर रह रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, तो उनमें कोई मुखिया भी रहा होगा। और ऐसे में उन मुखियाओं का हुआ क्या, जब हमारे यहाँ पर औपनिवेशिक व्यवस्था लागू हो गई, शासन लागू हो गया, तो अंग्रेज़ों के आने से पहले बहुत सारे इलाकों में आदिवासियों के मुखियाओं का महत्वपूर्ण स्थान होता था। वो जैसा कहते थे वैसा लोग कर लेते थे, उनके परिवार वगैरह पर उन्हीं के शासन या उन्हीं के अधिकार चलते थे। उनके पास आगे से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती थी, औरों से ज़्यादा आर्थिक ताकत होती है, मतलब उस समूह में, उस ग्रुप में जितने परिवार या लोग रहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा उस मुखिया के पास आर्थिक समृद्धि या आर्थिक संपन्नता रहेगी, और वे अपने इलाके पर नियंत्रण रखते थे। कई जगह उनकी अपनी पुलिस होती थी, और वे ज़मीन एवं वन प्रबंधन के स्थानीय नियम खुद बनाते थे कि ज़मीन पर खेती किस प्रकार की करनी है, वनों का प्रबंधन किस तरह से करना है, किस तरह की लकड़ियाँ वहाँ से काट सकते हैं, किस तरह के पेड़ पौधे हमको आगे तक चलाने हैं, नहीं चलाने हैं, ये सारी बातें। ब्रिटिश शासन के तहत आदिवासी मुखियाओं के कामकाज और अधिकार काफ़ी बदल गए। उन्हें कई कई गांवों पर ज़मीन का मालिकाना हक तो मिलता रहा, लेकिन उनकी शासकीय शक्तियां छिन गई। यानी एक तरह से उस ज़मीन विशेष पर जो आदिवासी मुखिया का अधिकार होता था, वह अधिकार अब उनसे छीन लिया गया। उन्हें ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा बनाए गए नियमों को मानने के लिए बाध्य कर दिया गया, और इस तरह से बाध्यता हो जाने से उसका प्रभाव क्या पड़ा कि उन्हें अंग्रेज़ों को नजराना देना पड़ता था। नजराना मतलब एक तरह का कर है, एक तरह का टैक्स है, जो उन्हें अंग्रेज़ों को चुकाना होता था। और अंग्रेज़ों के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने समूहों का अनुशासन में रखना होता था। पहले उनके पास जो ताकत थी, अब वह नहीं रही। वे परंपरागत कामों को करने से लाचार हो गए। परंपरागत कामों को करने से लाचार होने का मतलब यहाँ पर यह है कि परंपरागत काम उनका क्या था कि उनके परिवार का जो भी व्यक्ति आगे आता जाएगा वो उस समाज विशेष का मुखिया कहलाता रहेगा, लेकिन अब वे मुखिया नहीं कहलाएंगे। और उनके परंपरागत काम जैसे जंगल वगैरह पर नियंत्रण रखना, वहाँ के आसपास की ज़मीन वगैरह पर नियंत्रण रखना, उससे टैक्स वगैरह या
कर वगैरह जुटाना, ये सारी चीज़ें उनका परंपरागत काम था। लेकिन अधिकारियों के आ जाने की वजह से अब ये परंपरागत काम उनके अधिकार में नहीं रहे। तो फिर घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? यानी अभी जो हमने बात की वो तो थी उन सरदारों की, उन मुखियाओं की, जो जमींदारों में मुखिया कहलाते थे, जमींदारों में आर्थिक संपन्न, माफ़ कीजिएगा, आदिवासियों में आर्थिक संपन्न परिवारों से थे। लेकिन घुमंतु काश्तकार जो हैं, जो घूम घूम करके एक जगह से दूसरी जगह पर अपनी खेती करते हैं, वहाँ उन लोगों के साथ क्या हुआ? इधर ब्रैकेट में कुछ चित्र के नीचे दिया हुआ है कि पूर्वोत्तर के निशी आदिवासियों के एक गांव में लट्ठों से बना घर, जब ये घर बनाए जाते हैं तो पूरा गांव मदद करता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि आदिवासियों में इस तरह की एकता हमको देखने को मिलती थी, जिसमें आदिवासी मुखिया या आदिवासी परिवार कौन सा? निशी परिवार। और बनता घर किससे था? लट्ठों से। लट्ठों का मतलब वहाँ पर बांस की लकड़ियाँ वगैरह जो है, मोटी लकड़ियाँ, उनके बारे में ऐसा कहा गया। तो घुमंतु काश्तकारों का क्या हुआ? ऐसे समूहों से अंग्रेज़ों को काफ़ी परेशानी थी, जो यहाँ वहाँ भटकते रहते थे। क्योंकि घुमंतु जो है, जिसको शुरुआत में झूम खेती करने वाले कहा गया, उन लोगों का एक जो नेगेटिव पॉइंट था वो क्या था कि ये लोग घूम घूम करके खेती करते थे। तो ऐसे में अंग्रेज़ अधिकारियों के लिए एक सिरदर्द हो गया। सिरदर्द क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जगह पर उनका डाटा तैयार किया, 6 महीने बाद वो किसी दूसरी जगह मिलेंगे तो वहाँ फिर से उनका डाटा तैयार हो गया। या अंग्रेज़ सरकार अगर इनके लिए यहाँ कोई व्यवस्था कर रही है तो 6 महीने बाद ये उठा करके यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर इधर चल देंगे। तो ऐसे में वो समस्या अंग्रेज़ अधिकारी के लिए बन गई। और एक जगह ठहरकर ये लोग नहीं रहते थे, वे चाहते थे कि आदिवासियों के समूह एक जगह स्थायी रूप से रहें और खेती करें। कौन चाहते थे? अंग्रेज अधिकारी। स्थायी रूप से एक जगह रहने वाले किसानों को नियंत्रित करना आसान था कि उनसे उत्पादित होने वाली, उनसे प्राप्त होने वाली फसल कितनी है, उस फसल से प्राप्त होने वाला टैक्स उनके पास कितना आएगा, इन सारी चीज़ों का लेखा जोखा उनके पास रहेगा। अंग्रेज अपने शासन के लिए आमदनी का नियमित स्रोत भी चाहते थे कि निर्धारित ऐसा हो जाए कि जैसे मान लीजिए कि इतनी ज़मीन आदिवासियों की है, तो अंग्रेज़ों को कम से कम ये तो निश्चित हो जाए कि इनसे 100 रुपये हमें सालाना या महीने के मिलते रहेंगे और ये कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन जो घुमंतु लोग थे वो अभी यहाँ खेती कर रहे हैं, कुछ समय बाद यहाँ पहुँच जाएंगे, तो ऐसे में फिर यहाँ निर्धारित करना पड़ेगा। तो ये एक समस्या थी। फलस्वरूप उन्होंने ज़मीन के बारे में कुछ नियम लागू कर दिए। उन्होंने ज़मीन को माप कर प्रत्येक व्यक्ति का हिस्सा तय कर दिया कि इतनी ज़मीन इस व्यक्ति की है, इतनी ज़मीन इस व्यक्ति की है, इतनी ज़मीन इस व्यक्ति की है, ताकि उनको दिया जाने वाला टैक्स भी, उनको दिया जाने वाला कर भी, नजराना भी फिक्स किया जा सके। उन्होंने यह भी तय कर दिया कि किसे कितना लगान देना होगा। कुछ किसानों को भूस्वामी और दूसरों को पट्टेदार घोषित किया गया। भूस्वामी वे लोग जो भूमि के मालिक कहलाएंगे, और पट्टेदार वे लोग जो भूमि के मालिक नहीं है लेकिन उस जगह पर खेती खुद करते रहेंगे। जैसा कि आप देख चुके हैं अध्याय 2 में, पट्टेदार अपने भूस्वामियों का भाड़ा चुकाते थे और भूस्वामी सरकार को लगान देते थे। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि भूस्वामी जितने भी हैं, ज़मीन उनकी रहेगी, सरकार को लगान वो देंगे, टैक्स वो देंगे, लेकिन उन भूस्वामी को लगान चुकाएगा कौन? लगान दे कौन रहा है? वो पट्टेदार जो उस ज़मीन पर खेती करने की इच्छा रख रहा है या जो उस ज़मीन पर खेती कर रहा है वर्तमान में, उसको पट्टेदार कहा गया। गुजरात के एक जंगल में खेती करती भील औरतें, भील जो हैं वो आदिवासी समूह से ही मानी जाती हैं। घुमंतु खेती गुजरात के बहुत सारे वन क्षेत्रों में अभी भी जारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पेड़ों को काट दिया गया है और खेती के लिए ज़मीन साफ कर दी गई है। यानी जैसे हमने शुरुआत में झूम खेती के बारे में देखा था कि लोग घूम घूम करके, आदिवासी जो हैं वो टाइम टू टाइम घूम घूम करके खेती करते हैं। झूम काश्तकारों को स्थायी रूप से बसाने की अंग्रेज़ों की कोशिश बहुत कामयाब नहीं रही, क्योंकि हर कोई इसमें शामिल नहीं था। जहाँ पानी कम हो और मिट्टी सूखी हो, वहाँ हलों से खेती करना आसान नहीं होता, बल्कि हलों की मदद से खेती करने वाले झूम काश्तकारों को अक्सर नुकसान ही हुआ करता, क्योंकि उनके खेत से अच्छी उपज नहीं दे पाते थे। इसलिए पूर्वोत्तर राज्यों के झूम काश्तकार इस बात पर अड़े रहे कि उन्हें परंपरागत ढंग से जीने दिया जाए। यानी उनका कहना यह था कि हम जिस खेत में हल का उपयोग कर रहे हैं वो उतनी आमदनी हमें नहीं दे रहा है जितनी उस हल को उपयोग करने पर होनी चाहिए। और ऐसे में उन्होंने फिर अंग्रेज़ सरकार पर ये दबाव बनाया कि हम अपने परंपरागत ढंग से ही खेती करना चाहते हैं।
व्यापक विरोध के फलस्वरूप अंग्रेज़ों को आखिरकार उनकी बात माननी पड़ी। यानी जब ये विरोध बढ़ने लगा कि उन्हें परंपरागत ढंग से ही खेती करनी दी जाए, तो अंग्रेज़ सरकार ने उनको इस बात की अनुमति परमिशन दे दी और ऐसे कबीलों को जंगल के कुछ हिस्सों में घुमंतु खेती की छूट दे दी गई। जंगल के कुछ हिस्सों का मतलब ये नहीं कि पहले की तरह पूरे जंगल पर उनका अधिकार रहेगा, वो चाहे जिस क्षेत्रफल में जाकर के अपनी घुमंतु खेती को सुचारू रख सकते हैं, बल्कि कुछ क्षेत्र निर्धारित कर दिए गए कि अब वे लोग इतने ही क्षेत्रफल में जाकर के अपनी घुमंतु खेती कर पाएंगे, ताकि अंग्रेज़ों के पास कम से कम इतना डाटा तो रहे, इतना लेखा जोखा तो रहे कि इस ज़मीन क्षेत्र पर या इस निश्चित क्षेत्र पर भूभाग पर फला फला व्यक्ति के द्वारा खेती की जा रही है। वन कानून और उनके प्रभाव की जो अंग्रेज अधिकारियों ने कुछ नए कानून और नियम लागू किए उनका क्या प्रभाव पड़ा। जैसा कि आपने देखा है, आदिवासी समूह का जीवन जंगलों से जुड़ा हुआ था। तब वन कानूनों में आए बदलावों से आदिवासियों के जीवन पर भी गहरा प्रभाव पड़ा होगा, भारी असर पड़ा। अब वो असर किस तरह का पड़ा उसके बारे में यहाँ पर दिया गया है। अंग्रेज़ों ने सारे जंगलों पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया, जो कि पहले आदिवासियों के अंतर्गत था, और जंगलों को राज्य की संपत्ति घोषित कर दिया। यानी अब अंग्रेज अधिकारियों की अनुमति के बिना वहाँ किसी तरह का क्रियाकलाप जो आदिवासी हैं वो नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ अंग्रेज अधिकारियों ने निर्धारित कर दी। कुछ जंगलों को आरक्षित वन घोषित कर दिया। आरक्षित मतलब कि इस निश्चित क्षेत्रफल में ये काम हो सकता है या नहीं हो सकता। ये ऐसे जंगल थे जहाँ अंग्रेज़ों की ज़रूरतों के लिए इमारती लकड़ी पैदा होती थी। इन जंगलों में लोगों को स्वतंत्र रूप से घूमने, खेती करने, फल इकट्ठा करने या पशुओं का शिकार करने की इजाज़त नहीं थी। यानी जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आरक्षित वन का मतलब क्या हुआ, एक ऐसा क्षेत्रफल जिस पर अंग्रेज अधिकारी तय करेंगे कि वहाँ किस तरह के क्रियाकलाप होने हैं और किस तरह के नहीं। तो पहला यहाँ पर दिखा दिया गया कि इसमें केवल इमारती लकड़ी पैदा करने वाले पेड़ ही लगाए जाएंगे, बाकी के सारे क्रियाकलाप इसमें बंद कर दिए गए। ऐसी सूरत में झूम काश्तकार किस तरह जिंदा रह सकते थे, यानी उनका जो गुजारा उसी तरीके से होता था। वे लोग अब क्या करेंगे, इसलिए उनमें से बहुतों को काम और रोज़गार की तलाश में मजबूरन दूसरे इलाकों में जाना पड़ा। यानी जब अंग्रेज़ अधिकारियों ने नियम लागू कर दिया कि आरक्षित वन क्षेत्र भी कहलाएंगे, तब ऐसे आदिवासी समूह जो पूरी तरह से उन जंगलों पर ही निर्भर थे, उन आदिवासियों के लिए समस्या खड़ी हो गई। जैसे ही अंग्रेज़ों ने जंगलों के भीतर आदिवासियों के रहने पर पाबंदी लगा दी, उनके सामने एक समस्या पैदा हो गई। यह समस्या थी कि रेलवे स्लीपर्स के लिए पेड़ काटने और लकड़ी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मजदूरों का इंतज़ाम कहाँ से किया जाए, क्योंकि अंग्रेज़ अधिकारियों ने इन आदिवासियों को जंगलों के भीतर रहने पर पाबंदी लगा दी। तो ऐसे कंडीशन में इन लोगों ने अपना स्थान बदल करके दूसरे स्थान पर रहना शुरू कर दिया। अब अंग्रेज़ों के लिए समस्या क्या पैदा हुई कि ये जो अधिकारी या माफ़ कीजिएगा, ये जो आदिवासी हैं ये दूसरी जगह पहुंच गए, तो ऐसी जगह में या ऐसी कंडीशन में उनको वो मज़दूर उपलब्ध नहीं होंगे। स्लीपर का मतलब लकड़ी के क्षैतिज तख्ते जिन पर रेल की पटरियां बिछाई जाती थी। यानी पहले के टाइम पर आज जैसे गिट्टियां वगैरह डाल करके और फिर उन पर पटरी बिछा दी जाती है, वैसे ही पहले उस समय पर भी ऐसा ही था कि गिट्टियां लगाने के बाद रेल की दो पटरियों के बीच कुछ लकड़ी के आज जो सीमेंट के ब्लॉक्स बनाए जाते हैं वो पहले लकड़ी के होते थे, तो उनको कहा गया है स्लीपर। और ऐसे स्लीपर बिछाने के लिए अब कौन मजदूर आएंगे जब आदिवासी समूह अपना जंगल छोड़ करके दूसरी जगह पर चले जाएंगे। औपनिवेशिक अधिकारियों ने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने तय किया कि झूम काश्तकारों को जंगल में ज़मीन के छोटे टुकड़े दिए जाएंगे और उन्हें वहाँ खेती करने की छूट भी होगी, बशर्ते, यानी शर्त साथ में क्या रख दी, गाँव में रहने वालों को वन विभाग के लिए मजदूरी करनी होगी और जंगलों की देखभाल करनी होगी। इस तरह बहुत सारे इलाकों में वन विभाग ने सस्ते श्रम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए वन गाँव बसा दिए। यानी मतलब क्या निकला कि अंग्रेज़ अधिकारियों ने ये जो तरीका निकाला, या अंग्रेज़ अधिकारियों ने ये जो स्लीपर्स बिछाने के लिए जो मजदूर थे इनको जुटाने के लिए समस्या का समाधान क्या निकाला कि जो झूम काश्तकार हैं उनको जंगलों में एक छोटे छोटे क्षेत्रफल दे दिए, छोटी छोटी जगह दे दी कि आप इस जगह पर रह करके अपनी झूम खेती कर सकते हैं, अपना जीवन यापन कर सकते हैं। लेकिन साथ में शर्त क्या लगा दी कि गाँव में रहने वाले जो लोग हैं वो वन विभाग के लिए मजदूरी करेंगे और जंगलों की देखभाल भी करेंगे। तो अंग्रेज़ अधिकारियों के लिए डबल फ़ायदा हो गया। पहला, उनको स्लीपर्स बिछाने के लिए मजदूर मिल गए। दूसरा, मजदूरी करने के लिए मजदूर मिल गए। तीसरा, जंगलों की देखभाल भी साथ में हो रही है।
तो ऐसे में अंग्रेज़ अधिकारियों ने इसका समाधान निकाल लिया। अंग्रेज़ों के इस देश में जीना कितना कठिन है, ये 1930 के दशक में वेरियर एल्विन ने मध्य भारत में रहने वाले बेगा आदिवासियों के इलाके का दौरा किया था, तब ये बात कही, क्योंकि अंग्रेज़ अधिकारियों ने अपने हिसाब से अपनी व्यवस्थाएं बनाई और आदिवासियों के लिए लागू की। बहुत सारे आदिवासी समूहों ने औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध किया, जो अभी अभी हमने देखा। उन्होंने नए नियमों का पालन करने से इनकार कर दिया और उन्हीं तौर तरीकों से चलते रहे जिन्हें सरकार गैर कानूनी घोषित कर चुकी है। कई बार उन्होंने खुलेआम बगावत भी की, यानी सीधा विरोध भी किया। 1906 में सोंग्रम संगमा द्वारा असम में और 30 के दशक में मध्य प्रांत में, जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश कहलाता है, हुआ वन सत्याग्रह इसी के विद्रोह थे। यानी ये इसी के उदाहरण है कि एक तो असम में सोंग्रम संगमा के नाम से एक विरोध हुआ और दूसरा वन सत्याग्रह हुआ मध्य प्रांत में, ताकि अंग्रेज अधिकारियों को ये चीज़ बताई जा सके कि आप जिस तरह के नीति नियम लागू कर रहे हैं वो हम आदिवासियों के लिए उचित नहीं है। 19वीं शताब्दी के दौरान जनजातीय समूहों ने पाया कि व्यापारी और महाजन जंगलों में जल्दी जल्दी आने लगे हैं। वे वन उपज खरीदने, नगद कर्जा देने और आदिवासियों को मजदूरी पर रखने के लिए आ रहे थे। इन सारे बदलावों के क्या असर आने वाले थे या क्या असर पड़ने वाले हैं, यह समझने में आदिवासियों को कुछ समय लगा। यानी जैसे ही ये व्यापार करने के लिए या व्यापार के उद्देश्य से ये जो व्यापारी वर्ग है या महाजन वर्ग है वो जंगलों में आने लगा, तब तक आदिवासियों को ये चीज़ समझ में नहीं आई कि उनके आने के पीछे आखिर उनका उद्देश्य क्या है। और हालांकि उनका उद्देश्य था क्या कि वो धीरे धीरे इन जंगलों पर अधिकार करते जाएंगे, और ऐसा करने से या जंगलों पर अधिकार करने से फ़ायदा क्या होगा कि ये जो आदिवासी हैं ये धीरे धीरे जब संसाधन घटने लगेंगे तो अपने आप स्वतः ही व्यापारियों के अधीन आ जाएंगे, और व्यापारियों के अधीन आकर के इनको मजबूरी में इनके नीति नियम मानने होंगे। यह समझने के लिए आइए रेशम उत्पादकों की स्थिति को देखें कि उनके वहाँ पर आ जाने से प्रभाव क्या पड़ा। 18वीं सदी में भारतीय रेशम की यूरोपीय बाज़ारों में भारी मांग थी। भारतीय रेशम की अच्छी गुणवत्ता सबको आकर्षित करती थी और भारत का निर्यात तेज़ी से बढ़ रहा था। जैसे जैसे बाजार फैला, ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर इस मांग को पूरा करने के लिए रेशम उत्पादन पर जोर देने लगे कि बाकी सारी फसलों की जगह रेशम का उत्पादन बढ़ा दिया जाए। ये चीज़ अंग्रेज़ अधिकारियों ने लागू कर दी, अंग्रेज़ अधिकारियों ने शुरू कर दी। वर्तमान झारखंड में स्थित हजारीबाग के आसपास रहने वाले संथाल रेशम के कीड़े पालते थे। संथाल जाति विशेष है जो केवल रेशम के कीड़े पालते थे। रेशम के व्यापारी अपने एजेंटों को भेजकर आदिवासियों को कर्जा देते, और जब ये लोग कर्जे में डूब जाते या कर्जे के अधीन आ जाते, उनके कर्जे के बोझ तले दबने लगते, तब इसका परिणाम क्या निकलता, और एक उनके कृषि कोषों को इकट्ठा कर लेते थे। 1000 कृषि कोषों के लिए 3-4 रुपये मिलते थे। इसके बाद इन कृषि कोषों को बर्दवान या गया भेज दिया जाता था। बर्दवान या गया जगह का नाम है जहां इन कृषि कोषों को भेज दिया जाता था, जहां उन्हें 5 गुना कीमत पर बेचा जाता। निर्यातकों और रेशम उत्पादकों के बीच कड़ी का काम करने वाले बिचौलियों को जमकर मुनाफा हुआ, क्योंकि वो इस तरह से ये जो कृषि कोष हैं वो उपलब्ध करवा रहे थे किसको, निर्यातकों, रेशम उत्पादकों को। तो ऐसे में फ़ायदा उन्हीं को ज़्यादा होना था। रेशम उत्पादकों को बहुत मामूली फ़ायदा मिला, यानी जो वास्तव में रेशम का उत्पादन कर रहे थे उनको इस चीज़ से कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन जो बिचौलिए थे उनको इससे ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। स्वाभाविक है कि बहुत सारे आदिवासी समुदाय बाजार और व्यापारियों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानने लगे थे, क्योंकि सीधे तौर पर जब उनके द्वारा तैयार किया गया रेशम या जो कोष हैं उनको दूसरी जगह पर ले जाकर के बिचौलिया बेच रहा है, तो बिचौलियों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है और व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा है। लेकिन इससे उन आदिवासियों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है जो आदिवासी अपना जीवन गुजर बसर इसके भरोसे करते थे। इसीलिए वो उनको अपना दुश्मन मानने लगे। चटाई बुनती एक हाजांग औरतों के लिए घरेलू काम सिर्फ घर तक ही सीमित नहीं था, वे खेतों और कारखानों में भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाती थी। यानी ये इस चीज़ को साबित करता है कि उस समय की महिलाएं भी कामकाज में कितना सपोर्ट करती थीं, कितना साथ देती थी। फिर बात आती है काम की तलाश की, कि ऐसे में काम की तलाश की कंडीशन क्या हुई या काम की तलाश की स्थिति क्यों आई। भाई एक तरफ तो काम बहुत ज़्यादा है, रेशम उत्पादन बढ़ रहा है, व्यापारी आ रहे हैं,
जंगलों में भी अंग्रेज़ अधिकारियों ने तय कर दिया है कि इतने क्षेत्र पर विशेष पर आप लोग अपना नियंत्रण कर सकते हैं, अपना खेती का काम जारी रख सकते हैं। फिर भी काम की तलाश क्यों उत्पन्न हुई? तो काम की तलाश से घर से दूर जाने वाले आदिवासियों की दशा तो और भी खराब थी। 19वीं सदी के आखिर से ही चाय बागान फैलने लगे। खनन उद्योग भी एक महत्वपूर्ण उद्योग बन गया। असम के चाय बागानों और झारखंड की कोयला खदानों में काम करने के लिए आदिवासियों को बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। इन लोगों को ठेकेदारों की मार्फत भर्ती किया गया। ये ठेकेदार न केवल उन्हें बहुत कम वेतन देते थे बल्कि उन्हें वापस घर लौटने भी नहीं देते थे, यानी उनको कर्ज के बोझ तले दबा करके रखते थे। तो ऐसे में ये जो समस्या उत्पन्न हुई उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? जंगलों को अपने अधीन कर लेना, यानी जो अंग्रेज़ अधिकारी थे जिन्होंने नए नए नीति नियम लगा करके जंगलों को अपने अधीन करना शुरू कर दिया था, उनकी वजह से ये समस्या सबसे ज़्यादा फैली। नज़दीकी से देखने पर, यानी जो व्यवस्थाएं दिखाई दे रही अंग्रेज़ अधिकारियों के द्वारा लागू की गई, उनको अगर नज़दीक से देखा जाए तो उसका परिणाम क्या निकल करके आया? 19वीं और 20वीं शताब्दियों के दौरान देश के विभिन्न भागों में जनजातीय समूहों ने तब बदलते कानूनों, अपने व्यवहार पर लगी पाबंदियों, नए करों और व्यापारियों व महाजनों द्वारा किए जा रहे शोषण के खिलाफ कई बार बगावत की। 1831 से 32 में कोल आदिवासियों ने, जो कोयले वगैरह का काम करते थे, और 1855 में संथालों ने बगावत कर दी। संथाल जो भी पीछे दिया हुआ था। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह 1910 में हुआ और 1940 में महाराष्ट्र में वर्ली विद्रोह हुआ। बिरसा जिस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे वह भी इसी तरह का विद्रोह था। बिरसा जो हमने पिछली क्लास में देखा था कि बिरसा मुंडा जो थे अंग्रेज़ों की बगावत करने वाले या आदिवासियों का साथ देने वाले, उन बिरसा मुंडा के बारे में यहाँ पर बताया गया है, कहा गया है। अब बात करते हैं अंत में बिरसा मुंडा के विषय में। ये बिरसा मुंडा कौन है? तो बिरसा मुंडा वैसे हमने शुरुआत में देख लिया था कि आदिवासियों की मांग उठाने वाले एक सरदार मान लीजिए या इनका नेता मान लीजिए। तो बिरसा का जन्म 1870 के दशक में मध्य प्रदेश में हुआ। उनके पिता गरीब थे। बिरसा का बचपन भेड़ बकरियों को चराते, बांसुरी बजाते और स्थानीय अखाड़ों में नाचते गाते बीता। उनकी परवरिश मुख्य रूप से बोहोंड के आसपास के जंगलों में हुई। गरीबी से लाचार बिरसा के पिता को काम की तलाश में जगह जगह भटकना पड़ता था। लड़कपन में ही, यानी थोड़ा सा बचपन बीत जाने के बाद ही, बिरसा ने अतीत में हुए मुंडा विद्रोह की कहानियाँ सुन ली थी। उन्होंने कई बार समुदाय के सरदारों को विद्रोह का आह्वान करते देखा था। बिरसा के समुदाय के कुछ लोग एक स्वर्ण युग की बात किया करते थे, यानी वो ये बताते थे कि हमारा समय कभी किसी समय पर ऐसा था और आज हमारी स्थिति क्या हो गई है। जब मुंडा लोग दीकुओं के उत्पीड़न से बुरी तरह आज़ाद थे, यानी दीकुओं के उत्पीड़न मतलब जो अंग्रेज़ अधिकारी हमारे यहाँ पर आया जिसको उन्होंने दीकू कहा, उनके उत्पीड़न से उस समय बिल्कुल आज़ाद थे जब उन्होंने उस समय को स्वर्ण युग कहा, क्योंकि उस समय वे लोग अपने हिसाब से जंगलों में आते थे, जाते थे, चाहे जिस स्थान पर खेती वगैरह कर लेते थे, सारी चीज़ें उस समय थी। सरदारों का कहना था कि एक बार फिर उनके समुदाय के परंपरागत अधिकार बहाल हो जाएंगे। वे खुद को इलाके के मूल निवासियों का वंशज मानते थे और अपनी ज़मीन की लड़ाई लड़ रहे थे। इतना बिरसा मुंडा के बारे में हमने अभी तक पढ़ लिया। वे लोगों को याद दिलाते थे कि उन्हें अपना साम्राज्य वापस पाना है। बिरसा स्थानीय मिशनरी स्कूल में जाने लगे जहां उन्हें मिशनरियों के उपदेश सुनने का मौका मिला। वहां भी उन्होंने यही सुना कि मुंडा समुदाय स्वर्ग का साम्राज्य हासिल कर सकता है और अपने खोए हुए अधिकार वापस पा सकता है अगर वे अच्छे ईसाई बन जाएं। यानी उनके सामने वहाँ शर्त क्या रख दी गई? शर्त क्या उनको देखने को मिली कि अगर वे लोग ईसाई बनने को तैयार हो जाएं तो अंग्रेज़ अधिकारी उनको पहले जैसा जीवन वापस दे सकते हैं और अपनी खराब आदतें छोड़ दे तो ऐसा हो सकता है। बाद में बिरसा ने एक जाने माने वैष्णव धर्म प्रचारक के साथ कुछ समय बिताया। उन्होंने जनेऊ धारण किया और शुद्धता व दया पर जोर देने लगे। वैष्णव धर्म जो विष्णु के अनुयायी हैं, विष्णु की पूजा अर्चना करते हैं, उनको वैष्णव कहा जाता है। अपनी किशोरावस्था में बिरसा जिन विचारों के संपर्क में आए उनसे वह काफ़ी गहरे तौर पर प्रभावित थे। बिरसा का आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने का आंदोलन था। उन्होंने मुंडाओं से आह्वान किया कि वे शराब पीना छोड़ दें, जैसा कि ऊपर बताया गया कि उन्हें
ऐसा सुनने को देखने को मिला कि अगर ये मुंडा समाज या आदिवासी समाज बुरी आदतें छोड़ दे, गाँवों को साफ रखें और डायन व जादू टोनों में विश्वास न करें। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का भी लगातार विरोध किया। यानी ऐसा नहीं है कि उन्होंने उनकी बातों में आकर के केवल अपने आदिवासियों को ही सुधारने पर जोर दिया होगा, बल्कि उन्होंने ईसाई मिशनरी और हिंदू जमींदारों को भी सबक सिखाना चाहे, उनका विरोध किया कि आप जो कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही नहीं है। वह उन्हें बाहर का मानते थे जो मुंडा जीवन शैली को नष्ट कर रहे थे। यानी ये जो हिंदू जमींदार और मिशनरियों के अधिकारी हैं, लोग हैं, उन मुंडा की नज़र में ऐसा था कि ये जो हैं ये मुंडा की जो संस्कृति है उसको नष्ट करने के लिए आए हैं या करना चाहते हैं। 1895 में बिरसा ने अपने अनुयायियों से आह्वान किया कि वे अपने गौरवपूर्ण अतीत को पुनर्जीवित करने के लिए संकल्प लें। वह अतीत के एक ऐसे स्वर्ण युग सतयुग की चर्चा करते थे जब मुंडा लोग अच्छा जीवन जीते थे, तटबंध बनाते थे, कुदरती झरनों को नियंत्रित करते थे, पेड़ और बाग लगाते थे, पेट पालने के लिए खेती करते थे। उस काल्पनिक युग में मुंडा और अपने बिरादरों और रिश्तेदारों का खून नहीं बहाते थे, वे ईमानदारी से जीते थे। बिरसा चाहते थे कि लोग एक बार फिर अपनी ज़मीन पर खेती करें, एक जगह टिक कर रहें और अपने खेतों में काम करें। यानी जैसी शुरुआत में उनकी स्थिति थी वो स्थिति वापस बहाल हो जाए। अंग्रेज़ों को बिरसा आंदोलन के राजनीतिक उद्देश्यों से बहुत ज़्यादा परेशानी थी, क्योंकि अगर वे राजनीतिक उद्देश्य होता तो अंग्रेज़ों के द्वारा जो स्वार्थ उन अंग्रेज़ों का उसमें निहित था वो नहीं हो पाता, सिद्ध नहीं हो पाता। यह आंदोलन मिशनरियों, महाजनों, हिंदू भूस्वामियों और सरकारों को बाहर निकालकर बिरसा के नेतृत्व में मुंडा राज स्थापित करना चाहता था। इसीलिए अंग्रेज अधिकारियों ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की थी। यह आंदोलन इन्हीं ताकतों को मुंडाओं की सारी समस्याओं व कष्टों का स्रोत मानता था कि मुंडाओं को लिए जितनी भी समस्याएं होती हैं, ये मुंडाओं को जितने भी कष्ट प्राप्त हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं? क्योंकि ये जो ताकतें मतलब जो अंग्रेज अधिकारी वगैरह हैं, हिंदू भूस्वामी वगैरह हैं, या जो व्यापारी वर्ग है वो, या उनकी वजह से ही मुंडाओं को इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अंग्रेज़ों की भू नीतियाँ, भूमि को लेकर के बनाए जाने वाले कानून, उनकी परंपरागत भूमि व्यवस्था को नष्ट कर रही हैं। हिंदू भूस्वामी और महाजन उनकी ज़मीन छीनते जा रहे थे और मिशनरी उनकी परंपरागत संस्कृति की आलोचना करते थे कि मुंडाओं के द्वारा अपनाई जाने वाली जो संस्कृति वगैरह है वो सब गलत है, खराब है। जब आंदोलन फैलने लगा तो अंग्रेज़ों ने सख्त कार्यवाही का फैसला किया। जब आंदोलन फिर भी बढ़ता रहा तो सख्त कार्यवाही करने के बारे में अंग्रेज़ों ने सोचा। उन्होंने 1895 में बिरसा को गिरफ्तार कर लिया और दंगे फसाद के आरोप में 2 साल की सज़ा सुना दी। 1897 में जेल से लौटने के बाद बिरसा समर्थन जुटाते हुए गांव-गांव घूमने लगे। उन्होंने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषा का इस्तेमाल किया ताकि अपनेपन का भाव लोगों में जाग जाए, उनको लगे कि ये व्यक्ति हमारा अपना है और इसका साथ हमें देना चाहिए। वे आह्वान कर रहे थे कि उनके नेतृत्व में साम्राज्य की स्थापना के लिए रावणों यानी दीकू और जो यूरोपीय हैं या व्यापारी हैं उनको तबाह कर दे। बिरसा के अनुयायी दीकू और यूरोपीय सत्ता के प्रतीकों को निशाना बनाने लगे, उनका नुकसान करने लगे। उन्होंने थाने और चर्चों पर हमले किए और महाजनों और जमींदारों की संपत्तियों पर धावा बोल दिया। सफ़ेद झंडा बिरसा राज का प्रतीक था कि जहाँ पर वाइट कलर का या सफ़ेद कलर का झंडा दिख जाए वो जो क्षेत्रफल है या वो जो क्षेत्र है वो इनके अधीन आ चुका है, ऐसा दिखाने के लिए ऐसा प्रतीक उन्होंने अपनाया। सन 1900 में बिरसा की हैजे से मृत्यु हो गई और आंदोलन ठंडा पड़ गया। यह आंदोलन 2 मायनों में महत्वपूर्ण था। पहला जो मायना है या पहला जो उद्देश्य था वो क्या, इसने औपनिवेशिक सरकार को ऐसे कानून करने के लिए मजबूर कर दिया, लागू करने के लिए मजबूर कर दिया जिनके जरिए दीकू लोग आदिवासियों की ज़मीन पर आसानी से कब्जा न कर सकें। यानी जो अंग्रेज़ अधिकारी या व्यापारी वगैरह ऐसे आदिवासियों की ज़मीन पर अधिकार कर लेते थे आसानी से, वो चीज़ अब ना हो पाए। दूसरा, इसने एक बार फिर जता दिया कि अन्याय का विरोध करने और औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपने गुस्से को अभिव्यक्त करने में आदिवासी सक्षम हैं, कि अगर आदिवासी चाहें तो वे गलत चीज़ का विरोध भी कर सकते हैं, वे बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल वगैरह नहीं हैं। उन्होंने अपने खास अंदाज में अपनी खास रस्मों और संघर्ष के प्रतीकों के जरिए इस काम को अंजाम दिया। धीरे धीरे ही सही लेकिन अंततः
उनकी इसमें जीत हुई। तो ये था हमारा चैप्टर जो हमने आदिवासी और दीकू समाज के विषय में देखा, आदिवासी समाज और दीकुओं के विषय में देखा। उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर भी अच्छी तरह से समझ में आया होगा। मैं अपनी भरपूर कोशिश करता हूँ या करना जारी रखूँगा जब तक कि आप लोग मुझे अपना पूरा सपोर्ट नहीं देंगे। हालांकि उसके बाद भी जारी रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं केवल आपका सपोर्ट चाहने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि मैं आपका सपोर्ट चाहने के लिए और मेरे अंदर अगर ऐसी क्वालिटी है कि मैं आपको सही ढंग से एक्सप्लेन कर सकूँ, समझा सकूँ, तो मुझे इससे बेहतर और कुछ नहीं लगता। तो फिलहाल आज का हमारा चैप्टर 4 भी कंप्लीट हुआ। हालांकि ये 2 ही वीडियो में कंप्लीट हो गया है। तो मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, नई क्लास के साथ, नए टॉपिक के साथ। हालांकि फ़िलहाल बुक यही चलेगी। तो तब तक के लिए अलविदा। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और आप अपने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।